वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हमेशा ये भी कहती है कि वो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है और ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम कर रही है। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये तो हम सब जानते हैं। जो सरकार जिन NGOs को फ़ंड देती है वो ज़मीनी स्तर पर बेहद कम काम करते हैं और जो NGOs खुद के द्वारा शुरू की गई होती हैं वो एक अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आज आदि ज्योति सेवा समिति, इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन इस NGO को शुरू करने के पीछे कितनी कठिनाइयाँ आई और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये उनके फाउंडर से पूछते हैं। सबसे पहले आपका वेलकम और आपका परिचय। थैंक यू सो मच सोनाली जी। मेरा नाम ज्योति है और मैं आदि ज्योति सेवा समिति की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। संस्था की शुरुआत जिस दौर में हुई वो लॉकडाउन का था और लॉकडाउन के समय समाज में इतने सारे संपन्न लोगों के होते हुए भी बहुत सारे जितने भी हमारे समाज का एक विपन्न तबका था उसे बहुत ही प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी किसी को खाने की दिक्कत थी तो कभी किसी को घर में किसी भी प्रकार की कोई तबीयत, कभी बीमारी, कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए, रोज़गार के अवसरों को ना होते हुए, इन सारी दिक्कतों को देखते हुए हमने फैसला किया कि हम आदि ज्योति सेवा समिति की शुरुआत करेंगे। आदि ज्योति सेवा समिति के साथ आज संस्था में 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी दी जा रही है। उसके साथ ही बच्चों की फ़ीस और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उन सभी की शिक्षा की पूरा व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचाने का हमने ज़िम्मा उठा रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी हमारा इस मुहिम में साथ दें। जब आपने शुरुआत की थी इस समिति की, तब आपके साथ कितने लोग जुड़े थे और उस वक्त कितने बच्चे थे आपके समिति में? जब हम जुड़े थे, जब हम NGO की शुरुआत हुई थी आज से 3 साल पहले, 3 जुलाई 2020 में, तो संस्था का जब गठन हो रहा था तो एक वक्त ऐसा भी था कि हमें बड़ा समय लग रहा था कि जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है संस्था में कि किन 7 विश्वास ऐसे लोगों को रखा जाए जिन पर हमें विश्वास हो। पर जब संस्था के बारे में बात की, हम लोगों ने अपने विचार सबके साथ साझा किए, तो संस्था के साथ धीरे करके इतने लोग जुड़ गए। और जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास शायद कुछ 100 लोग भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। बच्चों को शिक्षा दिलाने में किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं और आपने जो इतना लंबा सफ़र तय किया है पूरे 3 साल का, इसमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बच्चों को शिक्षा दिलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चों को कई बार होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, इनके माता पिता, इनकी मम्मियाँ घरों में जाकर काम करती हैं और वो चाहती हैं कि वो एक वक्त का खाना कम खाएँ, लेकिन उनके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे माँ बाप की वहाँ पर हम पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं संस्था में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो बहुत संपन्न हैं, लेकिन वो कभी आगे आकर हमारी मदद नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अगर थोड़ा सा भी अपनी अर्निंग्स में कर रहे हैं तो वो हमारे साथ अपने महीने में 1 दिन की सैलरी से लेकर 1 हफ्ते की सैलरी तक हमारी NGO में डोनेट करते हैं। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स हैं, पर फिर भी वो हमारी NGO में 100 रुपीज़ पर मंथ का डोनेशन देते हैं। तो ये 100 रुपीज़ उनके लिए या किसी के लिए शायद बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 100 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन 100 रुपये से भी बहुत सारे बच्चों की कॉपीज़ और स्टेशनरी किट आती हैं। और किस तरह की सामना, अभी आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं को किस तरह से जागरूक कर रही हैं और उनके लिए क्या क्या काम कर रही हैं? बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलती हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर उन महिलाओं तक पहुंच पाना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे थ्रू जितनी भी स्कीम्स हैं वो महिलाओं तक पहुँचें, जैसे बैंक लोन्स वगैरह उन्हें ईज़िली मिल पाएँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जोड़कर हम कार्य कर सकें। उसके अलावा हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स भी देते हैं महिलाओं को जिससे वो अपने घर पर ही रोज़गार, जैसे पापड़ बनाना, अचार और मुरब्बे बनाना, जैम जेली बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, बैग्स बनाना सिखाते हैं, जिससे वो अपने घर पर ही आसपास कहीं बाहर ज़्यादा दूर ना जाए, बिना ही अपने घर पे एक मशीन से ही अपना काम चालू कर सकें। फाइनेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। जहाँ पर 200 बच्चे का ज़िम्मा आपने उठा रखा है, वहाँ फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत के तौर पर देखी जाती है। सरकार की तरफ से कोई फ़ंड नहीं मिलता है या फिर मिलता है, या फिर फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? फ़ंड्स अभी हमारा सरकार से तो ऐसा कोई भी फ़ंड्स नहीं है जो आता हो,
पर संस्था के साथ मैंने कहा ना, जब हमने शुरू किया था तो कुछ लोग थे और फिर वो कुछ लोग धीरे धीरे हज़ारों में बदलते गए। तो ये लोग ही हैं जिनके साथ आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और संस्था से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो संस्था के साथ में जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअली संस्था की मदद कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जो हमारी मदद करती हैं। आप किसी को, सरकार को खासकर, और बाकी जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी एनजीओ के लिए? और बाकी ऐसी कई सारी एनजीओज़ हैं जिनको ना ही सरकार की तरफ से फ़ंड मिलता है, ना ही वो एक अच्छे लेवल का जो काम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी कि एनजीओज़ जो काम कर रहे हैं इस समय, वो ग्राउंड लेवल पे काम करने का थोड़ा सा ट्राई करें, क्योंकि देखिए बड़े बड़े फंक्शंस कराना, शोज़ कराना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन इस पैसे का एक 30% पार्ट भी अगर समाज में, सोसाइटी में जाए तो वो बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकता है। सरकार के साथ साथ ये हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास से शुरुआत करें। हम नहीं कहते आपसे कि आप संस्था में ही आकर दान करें या आप हमारी संस्था के थ्रू ही करें। आप जहाँ हैं आप वहाँ से भी एक बच्चे की मदद कर सकते हैं, एक महिला की मदद कर सकते हैं, एक ऐसे ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी हो सकता है किसी वजह से ना पा रहा हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसकी मदद करिए और उसे इस लायक बनाइए कि वो कल अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य बना सकें। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? सरकार से यही अपील करना है कि जो कई बार होता है ना, स्कीम्स के लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। अब हमारे जैसे एनजीओज़ के पास में कोई बैकअप प्लान तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड्स तो होते नहीं हैं। तो सरकार जो सरकारी स्कीम्स में संस्था के को एंटर करने का एक क्राइटेरिया रखती है, 5 लाख 10 लाख के इतना आपके पास होना चाहिए, इतने की बैलेंस शीट। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले सरकार को ग्राउंड लेवल पे काम देखकर काम के बेसिस पे स्कीम्स का निर्माण करना चाहिए, ना कि संस्था के टर्नओवर के बेसिस पे। धन्यवाद ज्योति जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो आदि ज्योति सेवा समिति की फाउंडर को अभी आपने सुना और उनके द्वारा कितनी परेशानियों का सामना किया गया है इस फाउंडेशन को चलाने के लिए। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका एडमिशन कराया गया है, जिनकी फ़ीस की, जिनके खान पान का, आधी से ज़्यादा चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है और उनको लगभग 3 साल से किया जा रहा है। इसमें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतने बड़े फाउंडेशन को चलाने के लिए जाहिर सी बात है फंड्स की ज़रूरत होती है जो सरकार द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती है। और ये एक लेवल पर हम देख ले तो जो बड़े बड़े एनजीओज़ होती हैं उनको फ्री में फ़ंड मिल जाता है, ऐसा उनका काम देख करके उनको कोई फ़ंड नहीं दिया जाता है। बट ये जो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर लोग उतर के आ रहे हैं और वो इस तरह के एनजीओज़ को चला रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे एनजीओज़ को फ़ंड देने की ज़रूरत है जिससे उनका काम और बेहतर हो सके और बहुत अच्छे स्तर पर हो सके। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।